1943 से लेकर के 1946 तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री थे। उस दौरान उन्होंने बहुत सारे हक वंचित समाज के लिए बहुत सारे उपबंध बनाए। उसमें से दो उपबंध हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वायसराय की काउंसिल में यह प्रस्ताव रखा या वायसराय को यह समझाने में लगे हुए थे कि भारत सरकार के पास 81 लाख हेक्टेयर ज़मीन खाली पड़ी हुई है, सरकारी ज़मीन है, और हमारे लोग जो दूसरों के खेतों में खेती करके अनाज पैदा करते हैं, और लेकिन उनके पास कोई खेत नहीं है, और जमींदारों की दया पर दी हुई ज़मीन पर वो अपना झोपड़ा डाल करके रहते हैं, और इसके बदले में उन्हें जमींदारों साहूकारों के यहाँ बेगार करना पड़ता है। तमाम सारी समस्या उनको होती है। तो इसके लिए बाबा साहब ने वायसराय की काउंसिल से यह प्रस्ताव पास कराया कि जो भारत सरकार के पास जो 81 लाख हेक्टेयर सरकारी ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं, अगर इन्हें आप दे देते तो इनकी समस्या का निजात काफ़ी आसान हो जाता। तो फिर वायसराय की कार्यकारी परिषद ने बाबा साहब के सुझाव को उन्होंने माना और उनसे कहा कि भाई ठीक है, यह आपका कार्य हम अगले 3-4 सालों में हम आपके लोगों को वो ज़मीन बांट देंगे। बाबा साहब ने सोचा कि हमारे समाज के लोग जो हजारों साल से दुख मुसीबत झेलते चले आ रहे हैं, तो 3-4 साल का दिन कोई काफ़ी लंबा दिन नहीं है, जिसे वे हंसते हंसते काट लेंगे। तो फिर वायसराय की काउंसिल ने 2 उपबंध बनाया। एक है सेपरेट सेटलमेंट एक्ट, जिसमें इन्हें अलग बसाया जाए, इनकी बस्तियों में अलग बसाहट हो, और दूसरा उपबंध था लैंडलेस अलॉटमेंट एक्ट। लैंडलेस अलॉटमेंट एक्ट, जो भूमिहीन है उन्हें चिन्हित करके उन्हें जमीन दी जाए। लेकिन यह कुछ हो नहीं पाया। तब तक सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ। अंग्रेजों ने जिन जिन देशों को गुलाम बनाया था, वह सभी देश एकजुट होकर के अंग्रेजों के विरुद्ध हुए, और एक युद्ध शुरू हो गया। भारत में भी सेकेंड वर्ल्ड वार का असर पड़ा। फिर अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला किया। और फिर बाबा साहब की जो इच्छा है धरी की धरी रह गई, और वो कानून जब अंग्रेज भारत छोड़ने का फैसला किया तो फिर बाबा साहब को बहुत दुख हुआ, और देश आज़ाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उनकी कैबिनेट में कानून मंत्री बने। कैबिनेट में कानून मंत्री
बनने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने नेहरू को बराबर यह बात बताते रहे कि जो ब्रिटिश सरकार का जो उपबंध है, 2 एक्ट जो बनाए हुए हैं, आप उसको लागू कर दो। नेहरू ने आश्वासन देते रहे और एक दिन उन्होंने यह कह करके मना किया कि भाई हमारे समाज के लोग यह कह रहे हैं कि अगर इन्हें आप जमीन दे दोगे तो फिर हमारे जमीन पर कौन कार्य करेगा, तो इसलिए यह कार्य हम आपका नहीं कर पाएंगे। फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बहुत चिंतित हुए और उन्होंने नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने का तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण यह भी है। तो बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया। 26 मार्च 1949 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महाराष्ट्र में महार महापरिषद, जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के बैनर तले येवला में बुलाया और येवला में बुला करके उस महार महापरिषद में बाबा साहब ने बताया कि भाई देखो, मैंने तुम्हारे लिए 2 कानून लाया था, वायसराय की काउंसिल से पास कराया था, और सेकेंड वर्ल्ड वार होने से तो अंग्रेज जो है यहाँ से भारत छोड़ने का फैसला किया और वह कानून धरा का धरा रह गया। फिर नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप इसको लागू कर दो, तो उन्होंने भी लागू करने से मना कर दिया। तो बाबा साहब ने अपने लोगों को बताया कि देखो, अब ना अंग्रेज है, ना अंग्रेज की लाठी हमारे साथ में है, अब जो कुछ भी करना है वह हम ही लोगों को करना है। तो आज मैंने यही निर्णय लिया है कि मैं आगे आगे चलता हूं और बाकी आप लोग मेरे पीछे पीछे चलो, और जहां जहां सरकारी जगहें जो खाली पड़ी हुई है आप लोग उस पर जा करके कब्जा करो। तो बाबा साहब के आह्वान पर लोगों ने बाबा साहब के पीछे पीछे चले। तो जहाँ जहाँ ज़मीनें खाली पड़ी थी, सरकारी ज़मीनें, जैसे नदियों के किनारे, रेल के पटरियों के किनारे, सड़कों के किनारे, गंदे नालों के किनारे, ऐसी ऊंची नीची जगहें जहाँ कोई रहना पसंद नहीं करता था, वहाँ पर लोगों ने जाकर के कब्जा करके और अपना झोपड़ा डाल करके उन्होंने खुद का अपना सेपरेट सेटलमेंट बनाया। ऐसे महाराष्ट्र में लगभग 20 लाख लोगों ने, महाराष्ट्र जैसे बड़े बड़े महानगरों में 20 लाख लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके और अपना झोपड़ा डाल करके उन्होंने खुद का अपना जा करके सेटल हो गए। फिर दूसरे दिन, क्योंकि बाबा साहब के आह्वान पर दूसरे दिन भारत के तमाम भिन्न भिन्न प्रांतों में, वहाँ के महानगरों में लोगों ने ऐसे ही जो सरकारी ज़मीनें थी, गंदे नालों के किनारे, सड़कों के किनारे, रेल के पटरियों के किनारे, नदियों के किनारे, ऐसी ऊंची नीची जगहें जहाँ लोग रहना पसंद नहीं करते थे, तो भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में लोगों ने अपना अपना झोपड़ा डाल करके और अपने को सेटल हो गए। ऐसे आंकड़े जो बताया जाता है कि ऐसे लोगों की संख्या लगभग 20 करोड़ थी, जो बाबा साहब के आह्वान पर सरकारी जमीनों पर जा करके अपना झोपड़ा डाल करके अपने आप को उन्होंने सेटल किया। ऐसे लोगों की संख्या लगभग 20 करोड़ है। मजबूर थी, देश आजाद तो जरूर हुआ था, लेकिन भारत को अंग्रेजों ने अंतरिम आजादी दी थी
अभी जो कानून था वो अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून से ही अंतरिम सरकार शासन सत्ता चला रही थी। तो अंतरिम सरकार ने कोई कानून बनाने का उनके पास कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि तब तक कोई संविधान नहीं आया था। तो अंग्रेजों का जो बनाया हुआ कानून था, गवर्नमेंट ऑफ फर्स्ट इंडिया एक्ट से लेकर के 1935 से लेकर के और सेकेंड इंडिया एक्ट तक, जो 1946-47 तक का जो कानून था, उसी कानून के तहत ये सेपरेट सेटलमेंट एक्ट और लैंड लेस अलॉटमेंट एक्ट उसी कानून के तहत आते थे। तो जो भी सरकार थी, सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि हम एक्शन लेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर इस कानून के तहत चला जाएगा कोर्ट में, तो फिर सरकार को जमीनें देना पड़ेगा। फिर बाद में सरकार ने मजबूर होकर के वो जो जमीन जहाँ जहाँ लोगों ने सेटल अपने को किया था, तो उन सारी जमीनों को सरकार ने उसको नजील भूमि में परिवर्तित किया, और नजील भूमि में परिवर्तित करके उसकी जो स्टैंप ड्यूटी है उसको उन्होंने फ्री होल्ड किया, और फ्री होल्ड करके वो जमीनें जहाँ जहाँ लोगों ने अपना झोपड़ा डाल रखा था, तो उसको उन्होंने उनके नाम से आवंटित कर दिया। अब सेपरेट सेटलमेंट तो हो गया लगभग, सबका तो नहीं हुआ, लेकिन 20 करोड़ लोगों ने तो अपना खुद का सेपरेट सेटलमेंट बना लिया। लेकिन लैंड लेस अलॉटमेंट एक्ट था, ये नहीं हो पाया। फिर नेहरू की सरकार चली गई, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी। इंदिरा गांधी ने 1972 में जब भारी दबाव पड़ा, तो 1972 में इंदिरा गांधी ने एक एक्ट लाया, एक ड्राफ्ट लाया। वही ड्राफ्ट है जो बाबा साहब का बनाया हुआ ड्राफ्ट था, लैंडलेस अलॉटमेंट एक्ट है, उसी को ड्राफ्ट इंदिरा गांधी की सरकार ने बनाया, लेकिन उसे लागू नहीं किया। वो बना करके वो ऐसे ही रद्दी टोकरी में पड़ा रहा। फिर बाद में इंदिरा गांधी की इमरजेंसी में जब सरकार चली गई, जब जनता पार्टी की सरकार आई 1977 में, 24 मार्च 1977 में मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई थोड़ा लिबरल व्यक्ति थे, ये कोई ज्यादा दिन तक तो सरकार में नहीं रहे, लेकिन इन्होंने 2-3 काम हक वंचित समाज के हक में बहुत अच्छा किया था। तो उन्होंने ये 1972 का जो ड्राफ्ट है लैंड अलॉटमेंट एक्ट को, इन्होंने भूमि आवंटन कानून में परिवर्तित किया, संविधान में संशोधन करके, और एक नया कानून बनाया। और कानून बना करके उसमें सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया गया कि भारत में चाहे जो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, अगर भूमिहीन है तो उसे चिन्हित किया जाए, और चिन्हित करके जो हमारे पास सरकारी जमीनें खाली हैं, प्रत्येक व्यक्ति को 2-2 एकड़ जमीन उसके नाम से आवंटित किया जाए। तो उस जमाने में मोरारजी देसाई की सरकार में यह कार्य हुआ, बड़े पैमाने पर हुआ। लोगों को जमीनें मिली, चाहे वो किसी जात धर्म के हो। तो बाबा साहब के बनाए हुए बंद पर, वो 1943 का बना हुआ वो बंद, और 1977 में उनके नाम से जमीन तो आवंटित हुई, लेकिन जमीन का पता नहीं था जमीन कहाँ है। केवल जमीन के बदले में उन्हें एक कागज का टुकड़ा थमा दिया गया, और उस जमीन पर अभी भी जो भू माफिया हैं, या जो दबंग लोग हैं, या जो उस समय के जो गुंडे बदमाश रहे होंगे, उस जमीन पर उनका ही कब्जा था। खैर, अब यह सिलसिला चलता रहा, बहुत सारे आंदोलन हुए, लेकिन वो जमीन
उनको मिल नहीं पाई। बाद में 3 जून 1995 को जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है, बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं, तो मानवर कांशीराम साहब ने एक बेहतर पॉलिटिकल मैनेजमेंट तैयार किया और मायावती को निर्देशित किया, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश में 45 ब्राह्मण IAS अधिकारी थे। एक भी SC ST का कोई IAS अधिकारी नहीं था। अगर रहा भी होगा तो वह महत्वहीन पदों पर रहा होगा। मानवर कांशीराम साहब ने के निर्देश पर बहन कुमारी मायावती चूंकि मुख्यमंत्री थी, तो उनके पास जो बाबा साहब के संविधान में जो अधिकार मिला है उसका उन्होंने प्रयोग किया। पहली बार उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक ब्राह्मण को रिलीज करके केंद्र में भेजा, जो चीफ सेक्रेटरी था, और उसके बदले में पंजाब के एक चमार, जो पंजाब काडर का IAS अधिकारी था, जिसका नाम माता प्रसाद था, माता प्रसाद को केंद्र से रिलीज करा करके उत्तर प्रदेश में लाया गया और माता प्रसाद को उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी बनाया गया। यह सबसे बड़ा पद होता है, स्टेट का चीफ सेक्रेटरी का पद सबसे बड़ा होता है। हमारे समाज में IAS अधिकारी तो बहुत होते हैं, लेकिन कभी वो सपने में नहीं सोचे होंगे कि हम मुख्य सचिव भी बन जाएंगे। मुख्य सचिव तो बनना दूर की बात है, वो कलेक्टर भी नहीं बन पाए। तो पहली बार मानवर कांशीराम साहब के निर्देश पर बहन कुमारी मायावती जी ने पंजाब काडर के एक IAS अधिकारी, जिसका नाम माता प्रसाद था, उसको उन्होंने केंद्र से रिलीज करा के उत्तर प्रदेश में उन्होंने चीफ सेक्रेटरी बनाया, मुख्य सचिव। एक हरियाणा के दूसरे IAS ऑफिसर, जिसका नाम पन्ना लाल पूनिया है, PL पूनिया कहा जाता है, उनको उन्होंने रिलीज करा करके हरियाणा काडर से उत्तर प्रदेश में लाया और उत्तर प्रदेश में ला करके PL पूनिया को तो उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया। कैबिनेट सेक्रेटरी भी स्टेट का दूसरा सबसे बड़ा पद होता है, जिन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी कहा जाता है, प्रधान सचिव कहा जाता है। कैबिनेट सचिव को प्रधान सचिव भी कहा जाता है, जिनके अंडर में 25 सेक्रेटरी काम करते हैं। ये जो चीफ सेक्रेटरी है, उनके बाद ये दूसरा सबसे बड़ा पद है। फिर मध्य प्रदेश से एक ST का IAS ऑफिसर थे, तो मध्य प्रदेश काडर से उन्होंने उनको रिलीज कराया और रिलीज करा करके तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने लाया और उत्तर प्रदेश में ला करके उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर बनाया। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर, कृषि उत्पादन आयुक्त, यह तीसरा बड़ा सबसे पद है। उनके अंडर में 6 सेक्रेटरी काम करते हैं और इस प्रकार से तमाम सारे जिलों में जो SSP हैं, 45-46 जिलों में इन्होंने SSP बनाया। और फिर निर्देश हुआ सरकार का 1,45,000 गुंडे, जिनके ऊपर गुंडा और गैंगस्टर एक्ट में पाबंद करके 1,45,000 गुंडे और बदमाशों को जेल में डाला गया। जो बाकी गुंडे और बदमाश बचे हुए रहे होंगे, चाहे वो नेपाल भाग गए होंगे या चाहे कहीं दूसरे देशों में भाग गए होंगे या रहे होंगे, तो
फिर सरकार के डर के मारे वो कहीं अंडरग्राउंड ही रहे होंगे। इस तरीके से पहला काम मानवर कांशीराम साहब का जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है उसके हिसाब से उन्होंने कानून का राज स्थापित किया, कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित किया। फिर उन्होंने बहुत सारे कार्य किए अपनी सरकार में, लेकिन उस पर फोकस करने से ज्यादा लंबा समय होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जिन अधिकारियों को केंद्र से रिलीज करा करके लाया गया उनके बदले में उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को भेजा गया केंद्र को। तो यहां से 3 आईएएस अधिकारी जो उच्च पदों पर थे उनको रिलीज करके केंद्र को भेजा गया। वो सबके सब तीनों ब्राह्मण थे और आईएएस लॉबी एसोसिएशन के वो सब बड़े लीडर थे। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। जिन अधिकारियों को उत्तर प्रदेश से रिलीज करा करके केंद्र में भेजा गया था उन ब्राह्मण अधिकारियों ने नरसिम्हा राव से शिकायत किया कि आप उत्तर प्रदेश में जो कांशीराम की सरकार है, जो मायावती की सरकार है, वह अपने जाकर के नरसिम्हा राव से शिकायत किया कि आप जितने भी उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण अधिकारी हैं उनको रिलीज करा करके आप केंद्र में बुला लें, नहीं तो उत्तर प्रदेश में कांशीराम का जीना हराम कर देगा। प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बहन कुमारी मायावती जी को फोन लगाया। उनकी हॉटलाइन होती है, हॉटलाइन पर चीफ मिनिस्टर से वार्ता हुई। तो फिर बहन जी ने कहा कि आप मानवर कांशीराम साहब से बात करें इस संबंध में। तो फिर मानवर कांशीराम साहब से बात हुई प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री जी ने मानवर कांशीराम साहब से कहा कि भाई उत्तर प्रदेश के 3 बड़े ब्राह्मण अधिकारी की शिकायत है कि उत्तर प्रदेश में कांशीराम ब्राह्मण अधिकारियों का जीना हराम करके रखे हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप उन अधिकारियों का भी थोड़ा ख्याल रखा करें। मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री महोदय, सबसे पहले मुझे उन अधिकारियों का ख्याल रखना है जिनका यहाँ उत्तर प्रदेश में कभी कोई ख्याल ही नहीं रखा गया, और उन अधिकारियों का ख्याल रख करके उनके माध्यम से उनके समाज के करोड़ों लोगों का ख्याल रखना है जिनका यहाँ सैकड़ों साल से कभी कोई ख्याल ही नहीं रखा गया है। आप उन ब्राह्मण अधिकारियों से कहें कि वो अपने हद में रहें, संवैधानिक दायरे में रह करके काम करें, तो यह सरकार उनका भी पूरा पूरा ख्याल रखेगी। तो जब राज्य व्यवस्था में जब प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री से जब वार्ता होती है तो केंद्र में भी जो अधिकारी हैं उन्हें पता चल जाता है, स्टेट में भी जो बड़े अधिकारी हैं उन्हें पता चल जाता है। तो उन सारे अधिकारियों को पता चल गया कि क्या क्या वार्ता हुई है। तो दूसरे दिन एक आईएएस अधिकारी, जो ब्राह्मण आईएएस अधिकारी थे, एक प्रतिनिधि मंडल बना करके तो मानवर कांशीराम साहब से मुलाकात किए और उनसे निवेदन किया कि साहब, हम आपके साथ आपके सरकार में काम करना चाहते हैं,
और आप हमें आदेश दें कि हमें करना क्या है। तो फिर मानवर कांसीराम साहब ने कहा कि भाई आप पिछले काफ़ी लंबे अरसे से तो आप लोग इस उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर कार्य किए हैं। कलेक्टर रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर रहे हैं, रेवेन्यू कलेक्टर रहे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से सारे अधिकारी बहुत काफ़ी लंबे अरसे से काम किए हैं। और हमारा समाज जो दूसरों के खेतों में खेती करके अनाज पैदा करता है, लेकिन उनके पास कोई खेत नहीं था। तो हमारे महापुरुषों के काफी लंबे संघर्ष से, खास करके बाबा साहब के संघर्षों से, जो उन्होंने वायसराय के कार्यकारी परिषद में जब वो लेबर मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक्ट बनाया था, लैंडलेस लैंडलॉर्ड अलॉटमेंट एक्ट। वो 1943 का बना हुआ उपबंध 1972 में इंदिरा गांधी ने ड्राफ्ट किया और ड्राफ्ट करके उसको जस का तस वैसे ही छोड़ा रखा, रद्दी टोकरी में डाला रहा। फिर जब 1977 में जब भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बनते हैं तो उन्होंने उस एक्ट को लागू करके और हमारे समाज में जो दूसरों के खेते में खेती करके अनाज पैदा करता है तो उनको चिन्हित करके तो उन्होंने 2 एकड़ जमीन का आवंटन करने के लिए भारत में सारे कलेक्टरों को उन्होंने निर्देशित किया था। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी हमारे समाज के लोगों को जमीन तो मिली, लेकिन जमीन कहाँ है उन्हें पता नहीं। जमीन के नाम पर उन्हें केवल कागज का एक टुकड़ा थमा दिया गया है और आज तक उनकी आवंटित जमीनों पर दबंगों, गुंडों, बदमाशों का कब्जा है। और आप लोग इतने लंबे अरसे से यहाँ इतने बड़े बड़े अधिकारी रहे हो, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो एक्ट है भारत सरकार का, तो उत्तर प्रदेश में उसे लागू करना चाहिए था। तो फिर आप लोगों ने लागू नहीं किया और आप यहाँ मुझसे आकर के अच्छी अच्छी पोस्ट तो आपको चाहिए, लेकिन आपका रिकॉर्ड देखने से यह लगता है कि आप लोग यह कार्य नहीं किए। तो फिर आपको मैं अच्छी पोस्ट दूंगा तो फिर आगे आप करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका क्या भरोसा है। उन अधिकारियों ने कहा कि साहब हम लोग ओपनिंग सर्वेंट होते हैं, हम लोग शासक की जो मंशा है उसको भांप करके हमें काम करना पड़ता है। उस समय जो शासक में रहे हुए जो लोग थे उनकी मंशा नहीं थी कि वो इन आवंटित जमीनों पर उन लोगों को कब्जा दिलाएं। तो जब उनकी मंशा नहीं थी तो फिर इसलिए हमने आपका यह कार्य नहीं कर पाया। लेकिन चूंकि अब आप शासक हैं तो आपके चेहरे को देख करके हमें पता चलता है कि आप यह कार्य करना चाहते हैं। जिन लोगों को यह जमीन आवंटन हुई है उनको आप कब्जा दिलाना चाहते हैं, तो आप हमें आदेश करिए और फिर देखिए हम कैसे धड़ाधड़ हम लोगों को, आपके लोगों को उनकी जमीन का कब्जा दिलाते हैं। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकारें चली जाती हैं लेकिन अधिकारी वही रहते हैं और अधिकारी हर समय शासक की मंशा भांप करके ही अपने आप को परिवर्तित करते हैं। जिसकी हुकूमत होती है उसकी क्या मंशा होती है, उसकी क्या नीति होती है, उसको भांप करके तो अधिकारी अपने आप को उस सरकार की नीति के हिसाब से काम करते हैं। तो सारे अधिकारियों ने, सारे जिले के कलेक्टरों को आदेश हो गया, सारे जिले के एसएसपी को आदेश हो गया, एसएसपी ने थाने से लेकर के सारे जो है पुलिस महकमे में आदेश हो गया, फिर जिले के कलेक्टर ने
एसडीएम से लेकर के तहसीलदार, कानगो, जो भी इससे राजस्व से जुड़े हुए अधिकारी थे, सारे लोगों को आदेश हो गया, उनको निर्देश हो गया कि जिनकी जमीनें जो 72 में 77 में जो आवंटन हुई है, उन जमीनों को चिन्हित करके उन लोगों को खोज करके और उनके जमीन पर उसका कब्जा दिलाया जाए। तो फिर जब सरकार का आदेश हो गया तो फिर अधिकारी क्यों नहीं काम करेंगे भाई? जब सरकार की मंशा है कि यह कार्य हमें करना है तो अधिकारी तो बिल्कुल करना पड़ेगा। अधिकारी तो सरकार की मंशा के हिसाब से काम करता था। तो आप लोगों ने देखा होगा कि दिन रात लालटेन जला करके 2 जून 1995 के बाद 2 महीने में अधिकारी लालटेन जला करके लोगों को खोज करके उनकी जमीनों पर जा करके उनको कब्जा दिलाया। और सिर्फ 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में 2 लाख एकड़ जमीनों का पोजीशन दिलाया गया। तो इस प्रकार से सरकार ने बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारी नीतियां बनी और बहुत सारे लोग जो है सरकारी सेवा में हुए। बैगलाख का कोटा अभियान चला के भरा गया। जब बैगलाख शब्द का केवल नाम लोग सुनते थे, पहली बार बैगलाख चला करके अभियान चला करके बहन कुमारी मायावती ने अभियान चलाया और सारे विभागों में जो बैगलाख था, जो जगहें जो रिक्त थी, उसको उन्होंने अभियान चला करके लगभग 25 लाख लोग सरकारी सेवा में आए। बड़े पैमाने पर सफाई कर्मचारी की नियुक्ति हुई। सारे विभागों में बहुत सारी नियुक्तियां हुई, बहुत सारे जिलों में डेवलपमेंट का काम हुआ। तो साथियों, यह मानवर कांशीराम साहब का पॉलिटिकल मैनेजमेंट है। मानवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। मानवर कांशीराम साहब के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, जितना कहा जाए उतना ही कम है। मानवर कांशीराम साहब इज ए बेस्ट थिंकर। मानवर कांशीराम साहब इज ए बेस्ट डिसिप्लिनर। मानवर कांशीराम साहब इज ए बेस्ट फिलासफर। मानवर कांशीराम साहब इज ए बेस्ट पॉलिटिशियन। जो भी कहा जाए उनके लिए कम ही है। तो मैं यह स्पीच मानवर कांशीराम साहब का आने वाला जो जन्मदिन है 15 मार्च 1925 को, मैं यह स्पीच उस महामानव को समर्पित करते हुए, उनकी 2 लाइन की एक शेर है। तमन्ना सच्ची है तो बढ़िया से बढ़िया रास्ते निकल जाते हैं। तमन्ना सच्ची है तो बढ़िया से बढ़िया रास्ते निकल जाते हैं। तमन्ना झूठी है तो बढ़िया से बढ़िया बहाने मिल जाते हैं। साथियों, हमारे जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे किसी भी पद पर रहे हों या सेवानिवृत्त हों, आप लोग बामसेफ से जुड़ें, बहुजन समाज पार्टी से जुड़ें और बहुजन समाज पार्टी ही आपके महापुरुषों के विचारधारा को ला सकती है। और आपका जो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, उसमें जो हक अधिकार है, वह सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही संविधान को पूरे निष्ठा और ईमानदारी से लागू करके कानून से कानून का राज स्थापित कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।